इसे शॉर्ट टर्म में एमपॉक्स भी कहते हैं। एमपॉक्स वायरस संक्रमित जानवर या इंसान के साथ निकट संपर्क रखने वाले लोगों के साथ फिजिकल और सेक्सुअल कांटेक्ट रखने से फैलता है। इसके तहत स्किन, बिस्तर, तौलिए, बर्तन, सलाइवा, मां से बच्चे में स्किन टू स्किन कांटेक्ट से एमपॉक्स वायरस फैलता है। मंकी पॉक्स चेचक जैसी एक वायरल बीमारी है। आमतौर पर इस वायरस से संक्रमण के ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये घातक हो सकता है। इसके चलते फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं और शरीर पर मवाद से भरे घाव हो जाते हैं। ये वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस फैमिली का ही मेंबर है, जो चेचक के लिए भी जिम्मेदार है। तो देखिए, दिल्ली के 3 अस्पतालों में इसके चलते आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। WHO ने मंकी पॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है और इसी को देखते हुए जो भारत सरकार है, केंद्र सरकार है, वो भी अलर्ट हो गई है और इसी के तहत कई कदम उठाए जा रहे हैं एहतियात के तौर पर। और इसी कड़ी में 3 अस्पतालों में दिल्ली के आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी इसके लिए तैयार रहने को कहा है। तो भारत में 2022 से मंकी पॉक्स के 30 केस मिले थे। 2022 में देश में 30 केस मिले थे मंकी पॉक्स के। इसी के साथ देश के सभी पोर्ट और एयरपोर्ट पर भी अलर्ट रहने को कहा गया है। तो आपको बता दें, केंद्र सरकार ने दुनिया में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को लेकर जो है वो अलर्ट हो गई है। इसके साथ ही दिल्ली में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, राज्यों को अलर्ट किया गया है, सभी पोर्ट और एयरपोर्ट पर भी अलर्ट किया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिकारियों को बाहर से आने वाले यात्रियों में मंकी पॉक्स के लक्षणों को लेकर सतर्क रहने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली में केंद्र के 3 बड़े अस्पतालों राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग और लेडी हार्डिंग में नोडल सेंटर्स बनाए हैं। तो आपको बता दें, मंकी पॉक्स को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है और तमाम तरह के जो है वो एहतियात के तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी के साथ हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे हम जानेंगे कि मंकी पॉक्स क्या है, कैसे फैलता है। हमारे साथ 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं। डीन गजराजा मेडिकल कॉलेज के आरकेएस धाकड़, डॉक्टर आरकेएस धाकड़ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर भुवनेश्वर शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। भुवनेश्वर गर्ग जी, आपके पास आएंगे। सबसे पहले देखिए, जिस तरह से देश में फैल रहा है, दुनिया में फैल रहा है मंकी पॉक्स, इसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरह से जो है इसके कैसे से बचा जा सकता है? क्या एहतियात के तौर पर किया जा सकता है? हालांकि देश में तो अभी कोई केस नहीं है। खुद को आप म्यूट हैं अभी। हेलो, सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, हेलो जी जी, आवाज आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से हर साल में 3-4 बार वायरल इन्फेक्शंस का प्रकोप आता है, ये नॉर्मल सीजनल वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और इनकी वजह से फ्लू लाइक सिम्टम्स सब में होते हैं। और उसी को लेकर जो हम लगातार कोविड के समय से सबको चेता रहे हैं कि बाजार माफिया, फार्मा माफिया किस तरह से खेलता है, और इसी तरह से लगातार इन खबरों को चलाने की चीजें हम सामने देखते हैं। बजाय इसके कि जनता डरे, हमें जनता को ये समझाना चाहिए कि ये वायरल इन्फेक्शन मंकी पॉक्स का जो भी आया है, ये फ्लू लाइक सिम्टम्स दे सकता है, सर्दी जुकाम बुखार के सिम्टम्स दे सकता है, और ये इस मौसम में बहुतायत से होता है, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात।
दूसरी बात, इसके साथ आपको जगह जगह दाने पड़ सकते हैं, उन दानों में मवाद आ सकता है। और जिन लोगों को भी छोटी माता या बड़ी माता हम कहा करते थे, जो चिकन पॉक्स के या स्मॉल पॉक्स के जो टीके लगा करते थे, जिन लोगों को लग चुका है उनके अंदर इसकी संभावना बहुत कम के बराबर है। फिर भी ये वायरल इन्फेक्शन अभी तक भारत में नहीं आया है। और जिस तरह से कोविड में जनता लुट गई, जनता को डरा डरा के माफिया ने अस्पतालों में भर्ती किया और उसकी ढेर मौतें हुई अनर्गल दवाइयों की वजह से। मैं समझता हूं कि इस वक्त हमको सबको जागरूक करना चाहिए कि अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें, और इसके सिम्टम्स के साथ जब तक कि ऐसा कोई इन्फेक्शन आपको ना दिखे कि जिसमें शरीर पे चकत्ते पड़ रहे हों, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर चकत्ते पड़ रहे हों, उसमें पस भर रहा हो, तो आप अपने नजदीक के अस्पताल, मेडिकल कॉलेज कहीं भी जाकर उनसे संपर्क करिए, उन डॉक्टरों से बात कीजिए, और इस इन्फेक्शन को घर में रखकर किसी तरह के झाड़ फूंक में मत जाइएगा, क्योंकि इसको सरकार को बताना बहुत जरूरी है। अगर कहीं भी कोई एक केस पाया जाता है तो उसको वहीं रोककर, उस चेन को वहीं ब्लॉक करके सबको सुरक्षित किया जा सकता है। हालांकि सरकारें काम कर रही हैं। दवा माफिया का भी हम लगातार देख रहे हैं कि उनके भी स्टेटमेंट जारी हो गए हैं कि हम वैक्सीन बना रहे हैं, हम दवाइयां बना रहे हैं। तो जैसे मैंने कोविड के समय बार बार कहा था कि ये माफिया फैलेगा, अगर उसको डराने का मौका मिलेगा तो वो जनता को डराएगा, पर जनता को डरने की आवश्यकता नहीं है। वायरल इन्फेक्शंस में कोई दवाइयां काम नहीं करती, कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती, किसी तरह का कोई ऐसा सिस्टम काम नहीं करता कि जिससे कोई जादू हो जाए। हमें समझना पड़ेगा कि हमको अपने घर में सुरक्षित रहना है, मरीजों के कांटेक्ट में नहीं आना है। अगर हम भीड़ में जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं। अगर हमें लगता है कि हमने कोई संक्रमित जगह को छू लिया है तो अपने हाथ पैर अच्छे से वॉश करें। कहीं भी ऐसी जगहों को टच ना करें कि जिससे आपके शरीर में इन्फेक्शन फैलने की बात बने। और जिस तरह से कि हमारी सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, दिल्ली में भी 3 अस्पतालों को डेजिग्नेट किया गया है। मैं समझता हूं कि हमारे देश भर के सारे बड़े अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस, एम्स, उसमें पदासीन प्रमुख पदाधिकारीगण, डीन और सारे लोग अपनी पूरी क्षमता से इसके ऊपर काम कर रहे होंगे। तो बिल्कुल नहीं डरिए। अगर आपको किसी तरह की कोई संभावना भी नजर आती है तो कोविड में जैसे पैनिक फैलाया गया, उस तरह से बिल्कुल नहीं डरिएगा। अपने संपर्क में रहिए अपने डॉक्टरों के, अपने आसपास के। और सबसे बड़ी बात, सरकार को जरूर सूचित करिए अगर कोई भी किसी तरह की आपको अपने आसपास कोई घटना दिखती है तो। बिल्कुल। और देखिए, हमारे साथ डॉक्टर RKS जी भी हैं। RKS जी आपके पास आएंगे। देखिए, जिस तरह से बहुत अच्छी बात कही भुवनेश्वर जी ने कि जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जागरूकता के बिना इंसान कई ऐसी चीजें कर लेता है जो उसको नहीं करनी चाहिए, कई ऐसी दवाइयां खा लेता है जो नहीं खानी चाहिए। तो जागरूकता भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं अगर मंकी पॉक्स की बात करें तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से देखिए पूरी दुनिया में फैल रहा है, और खास करके बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिस तरह से फैल रहा है, उसको लेकर किस तरह से कदम उठाए जाएं, किस तरह से हम लोग भी सतर्क रह सकते हैं? अभी से सतर्कता जरूरी है। और देखिए, ये वायरस की बीमारी है और वायरस हमेशा एक से दूसरे में फैलते हैं। जैसे इसके जो रूट्स हैं कांटेक्ट से फैलने के, तो उसका सबसे पहले तो यही है कि अच्छी बात यह है कि सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है, तो इससे कैसे बचा जाए ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, चिंता की बात इसलिए नहीं है कि यहाँ पर बहुत ही 140 करोड़ में से 10-20 केस कहीं रिपोर्ट हुए होंगे, और अभी आज की तारीख में ऐसा कोई भी केस यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुआ है देश में। परंतु फिर भी सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। तो हम लोग हमेशा एक सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन में पढ़ते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि इससे बचाव ही इसका सबसे बड़ा साधन है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उनकी बात से भी सहमत हूँ। कई बार बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया जाता है, और हाइप क्रिएट करने के पीछे अलग अलग लोगों के अलग अलग मकसद रहते हैं। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें तैयार रहना चाहिए। इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा कहीं होती है, मान लीजिए किसी राज्य में, कहीं किसी दूसरे देश से कोई इस तरह का कोई केस आता है, तो उसको वहां पर रेस्ट्रिक्ट करना, उसको स्प्रेड होने से रोकना, ये सभी की प्राथमिकता होना चाहिए। और मैं भी यहाँ पे, चूंकि हम लोग जो मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स जो अटैच्ड हैं, तो हम भी जो केंद्र की एडवाइजरी है और राज्य सरकार की एडवाइजरी है,
उसी तरह से सारी एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। परंतु फिर कहूंगा कि कोई भयावह ऐसी स्थिति नहीं है जिससे भयभीत होने की जरूरत पड़े। बिल्कुल। इसके मान लीजिए बचाव इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वायरस जनित जितनी बीमारियां हैं, अगर ये हो जाती हैं तो इनका ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए बचाव ही इसका इलाज है। बिल्कुल, और बचाव इसका इलाज है। लेकिन देखिए, कोविड के दौर में हमने देखा था, भुवनेश्वर जी आपसे मेरा सवाल है, कोविड के समय हमने देखा था कि किस तरह से एक हाइप तो बढ़ी गई थी और जिस तरह से व्यवस्थाओं को लेकर भी देखा गया कि काफी कमियां थी व्यवस्थाओं में भी, क्योंकि हाइप इतनी ज्यादा थी, लोग इतना ज्यादा डर गए थे और उस दौरान लोगों ने काफी परेशानी झेली है। वहीं अगर हम मंकी पॉक्स की बात करें और अगर हम सरकार की तैयारियों की बात करें तो सरकार को अभी से ऐसी क्या तैयारियां करनी चाहिए कि अगर हमारे देश में ये फैलता भी है तो लोगों को ना परेशानी हो, जो हमने इस समय देखा कोविड के समय में वो समय हम ना देखें। नहीं, देखिए, बहुत सीधी सी बात है। मैं समझता हूं कि हमारे सारे सक्षम चिकित्सा अधिकारी जो मेडिकल कॉलेजेस या बड़े बड़े अस्पतालों में व्यवस्थापक के प्रमुख के तौर पे काम कर रहे हैं, वो पूरी सक्षमता से भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार काम कर रहे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। डॉक्टरों ने कोविड में भी बहुत लग के काम किया। जितनी मौतें डॉक्टरों की कोविड में हुई है, मैं समझता हूँ किसी और वर्ग की नहीं हुई थी। तो उन डॉक्टरों को हमेशा साधुवाद देते हुए मुझे लगता है कि इन चीजों के ऊपर काम किया जाना चाहिए। समाज का बहुत अभिन्न अंग है डॉक्टर्स, लेकिन हम लगातार बहुत पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि डॉक्टरों के साथ लगातार बहुत दुर्व्यवहार और बहुत अमानवीय घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनको लेकर हमको बहुत सशक्त आवाज हमारे सोशल मीडिया, हमारे प्रेस मीडिया की तरफ से हमको उठानी चाहिए, क्योंकि आज भी भारत का चिकित्सा तंत्र पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा काबिल है और तीसरी बात, सबसे सस्ता है, सहज है, सुलभ है। आज आप एक एक्सपर्ट सर्जन को, मेरे 30 साल जैसी स्टैंडिंग वाले सर्जन को आप रात में 2 बजे उठाकर उपचार मांग सकते हैं, वो उपचार उपलब्ध कराता है मेरे देश में। लेकिन बाहर आपको ऐसी, मेरे ही जैसे सर्जन का आपको 6-6 महीने बाद वेटिंग मिलता है और वो $2,000 उसकी फीस होती है। उससे आकलन करिए कि हमारे देश में चिकित्सा कितनी सस्ती है। समाज को इन व्यवस्थाओं में बहुत पुरजोर तरीके से आना पड़ेगा आगे, ताकि इन व्यवस्थाओं को कायम रख सकें। और यहां मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और उस तरह से अगर हम चीजों को लेकर चलेंगे, पब्लिक डरेगी नहीं। जिस तरह से कोविड में उसको डराया गया, जगह जगह से अनर्गल दवा माफिया ने प्रोटोकॉल्स जारी करवाए और एक पैनिक सा फैलाया। तो जो आपने कहा कि सुविधाएं कम थी, मैं नहीं मानता कि सुविधाएं कम थी। देखिए, 100 में से 99 लोगों को किसी उपचार की जरूरत नहीं थी। हमारे सारे मैंने ये भी कहा कि हाइप इतनी ज्यादा हो गई, हाइप इतनी फैला दी गई कि लोग इतना ज्यादा देखिए दवा माफिया हर हफ्ते मीटिंग करता है कि अब कैसे मरीजों को लूटा जाए। ये यहाँ इंडिया का नहीं बता रहा हूँ, ये पूरी दुनिया का पैटर्न है कि हर हफ्ते डायबिटीज की दवाइयों को, ब्लड प्रेशर की दवाइयों को, एंटीबायोटिक को, वायरस के ऊपर किस तरह से लोगों को डराया जाए, क्योंकि उनका ये टारगेट है कि हम कैसे अपना टारगेट आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हम जनता को जागरूक करके उनके टारगेट नेस्तनाबूद कर सकते हैं। हम उनको समझा सकते हैं कि आपको इन दवाइयों की जरूरत नहीं है। और मैं समझता हूं कि हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, सोशल मीडिया के साथ, प्रिंट मीडिया के साथ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ, तो डॉक्टर्स एक बहुत अच्छा सिस्टम हमारे देश में खड़ा कर सकते हैं। आखिर इन्होंने ही कोविड में सिर्फ 1 लाख तक जाके मौतों का आंकड़ा समेट लिया था। पूरी दुनिया के मुकाबले ये आंकड़ा बहुत कम था, जबकि हमारे पास 140 करोड़ की जनता थी। तो यहाँ ये समझना होगा कि हम अगर अपने सिस्टम को ठीक रखेंगे, हम विशेषज्ञों को जो कि बहुत सहजता से काम करते हैं, बहुत सक्षमता से काम करते हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, अगर हम उन लोगों के कामों को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने करीब 1000 से ज्यादा कोविड मरीजों के परिवारों को सुरक्षित रखा था घरों में बिना किसी उपचार के, क्योंकि ये उपचार सबसे इंपॉर्टेंट वायरस में होता है। हमारी सारी गॉडफादर बुक्स में लिखा हुआ है कि वायरस पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती। लेकिन देखिए आपने माफिया ने क्या किया था कि रेमडेसिविर से लेकर एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, स्टेरॉइड जो वायरस के लिए अमृत हो जाते हैं, ये सब का एक प्रोटोकॉल बना के फैलवा दिया था। उससे पैनिक फैला था और जगह जगह शॉर्टेज की। आपके पास हजारों मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आपने एक एक दो कॉलेज, एक एक दो अस्पताल आइडेंटिफाई किए, उसकी वजह से पैनिक और फैल गया। हम अगर पहले मिनट पे व्यवस्थाओं को कायम करते तो मैं नहीं समझता था किसी बात की शॉर्टेज होती। ये व्यवस्थाएं कायम की जा सकती थी। मैं समझता हूं मेरे सहयोगी वक्ता डीन साहब भी इस बात को एग्री करेंगे कि अगर हम व्यवस्थाओं को पूरी तरह से लागू करवाते तो शायद हम भीड़ को भीड़ ना बनने देते, हम उनको अलग अलग जगहों पर केंद्रित करके उनका सुधार ले जाते और हमें आवश्यकताओं जो जिन चीजों की थी उनकी कमियां कभी नहीं पड़ती।
आज कोविड में जितनी भी आवश्यकताएं पड़ी है ऑक्सीजन चेंबर से लेकर आईसीयू तक, आज तक मुझे बताइए कि वो व्यवस्थाएं कहाँ है? वो व्यवस्थाएं सब खत्म पड़ी है। फिर दोबारा से बात हो रही है कि ऑक्सीजन चेंबर बनाएंगे, सेंटर्स बनाएंगे, तो व्यवस्थाएं गई कहाँ? हमारे पास जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं को हमने पूरा क्यों नहीं किया? हमने उन व्यवस्थाओं को लागू क्यों नहीं करवाया? ये माफिया है, ये माफिया सरकारी सिस्टम में भी बैठा, उसने बहुत बेपरवाह तरीके से पूरा बजट चौपट किया है। इस बातों में कोई संदेह नहीं है। इन सब चीजों को सामने रखते हुए आने वाली महामारियों में अगर हम जनता को जागरूक कर ले जाएंगे कि वो डरे नहीं, पैनिक नहीं करे, अपने घर में सुरक्षित रहने की बात करे, साफ सफाई की बात करे, तो मैं समझता हूं कि इनके सबके मंसूबे ध्वस्त हो जाएंगे। बिल्कुल। और आरकेएस जी आपके पास आएंगे। देखिए, जिस तरह से सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, WHO ने भी इसको हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। अगर हम सरकार के एडवाइजरी की बात करें तो क्या दिया गया है उसमें, किस तरह से बोला गया है राज्यों को काम करने के लिए? देखिए, एडवाइजरी का जो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो ये है कि इस तरह के लक्षणों वाला कोई भी मरीज कहीं भी किसी भी जगह पाया जाता है तो उसको कैसे आइसोलेट करना है, उसको वो बीमारी दूसरों में ना स्प्रेड हो, उसको कैसे रोकना है, पहला ये है। दूसरा, अस्पतालों को क्या तैयारियां रखनी है उनको आइसोलेट करने के लिए, और अन्य मरीजों के संपर्क में वो ना जा पाए। जो सपोर्टिव मेडिसिन रहती हैं, जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन बोलते हैं जिनको, कि जैसे इसमें बुखार आता है, ठंड लगती है, कुछ छाले पड़ जाते हैं लोगों को, तो जब छाले पड़ते हैं तो उसका सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कैसे रोकना है, ये इस तरह की जो तैयारियां हैं, प्रिपरेशंस हैं, वो सब करनी होती हैं। आइसोलेशन वार्ड बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वायरल डिजीज है तो एक से दूसरे में फैलती है, तो उनको उन एडवाइजरीज का पालन करना और उनका करवाना, ये सब हमारा काम होता है। और चूंकि सारी जो पॉलिसी बनती है वो पॉलिसी इसीलिए बनती है कि इसको, इस तरह की बीमारियों को फैलने से रोका जाए। क्योंकि हमने कोविड में भी काम किया है, पूरा 4 साल मैंने देखा है कोविड जैसे उसमें हाइप तो था, लेकिन उसके बाद जब सेकंड वेव आई आपने देखा होगा तो बहुत भयावह थी। और सारे चिकित्सक पूरे देश के या चिकित्सा से जुड़े हुए सभी लोगों ने अपना 100% से ज्यादा दिया। कई लोगों की उसमें जान भी चली गई। तो हमें पता है कि चिकित्सक या चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का जो योगदान है, समाज का कोई और अन्य अंग वो नहीं कर सकते, जो क्योंकि ये जीवन के लिए काम करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा जो कम्युनिटी है हमेशा ही तैयार रहती है, और किसी भी तरह की कोई आपदा आती है, चाहे वो मंकी पॉक्स हो, ये बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, परंतु चिकित्सक हमेशा तैयार हैं। जो एडवाइजरी आएंगी उन्हीं गाइडलाइंस में रह के और इस तरह की आपदाओं का सामना करने के लिए तैयार। बिल्कुल। तो और अब भुवनेश्वर जी आपके पास आएंगे। देखिए, जिस तरह से हम लोग लगातार देख भी रहे हैं कि कोविड का समय हमने देखा, अब मंकी पॉक्स को लेकर जिस तरह से अब लोगों में कहीं ना कहीं डर भी आ रहा है। हालांकि देश में एक भी केस नहीं है, लेकिन अभी से अलर्ट हैं लोग, और आगे जो है उनमें इस तरह का डर ना बैठे, लोगों को ऐसा ना लगे कि जो है उनकी जान खतरे में आ सकती है, या फिर और कोई भी जो गलत फहमी होती है, या फिर कहीं फेक न्यूज, इस तरह की चीजें जो होती हैं जिससे हाइप ज्यादा बढ़ती है। आपको क्या लगता है कि किस ओर उनको ध्यान देना चाहिए, क्या एहतियात उनको बरतनी चाहिए, ये आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। नहीं, सबसे पहली तो बात यह है कि हमारी भारत सरकार को WHO जैसी संस्था के किसी भी हाइप को लेकर उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और हमारे मीडिया को उन चीजों को प्रोपेगेट करने से पहले 10 बार सोचना होगा। क्योंकि अगर मरीज अभी तक एक भी हिंदुस्तान में आया ही नहीं है तो हमारी भारत सरकार उसको बहुत सख्ती से रोक सकती है, पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात, हमने WHO का रोल कोविड के समय में भी देखा था कि जब 2019-20 के शुरुआत में जब चाइना में केसेस देखने लगे थे तो WHO चुप बैठ गया था, उसने किसी भी खबर को आगे नहीं आने दिया था, जबकि पूरी तरह से चाइना का प्रायोजित वायरस बाद में साबित हुआ था। और WHO ने ही इन सब चीजों में, क्योंकि क्या होता है कि ये सारी संस्थाएं बड़े बड़े ड्रग कंपनियों के जरिए ऑर्गेनाइज होती हैं, और ये उनके मंसूबों के हिसाब से काम करने लग जाती हैं, ये उनका खिलौना बन जाती हैं, और ये इनको मरीजों को सिर्फ एक स्केप बोर्ड बनाने के अलावा इनके पास कोई और उपचार नहीं होता। भारत सरकार की या किसी भी देश की सरकार की मजबूरी हो जाती है कि जब ये गाइडलाइंस आती हैं और अगर वो कोई एक्शन नहीं लेती और कल को कुछ होता है तो उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लग सकते हैं। अब यही हमने कोविड में देखा, यही हम लगातार देख रहे हैं, और लगातार हम हमारे सारे आर्टिकल में पिछले
4 साल से कोविड के बाद से ये सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साल में 4 बार आपको वायरल इन्फेक्शन आएगा जब भी मौसम बदलेंगे। हमारे भारत देश की जो जलवायु व्यवस्था है वो हर मौसम में परिवर्तन की है, उनके साथ हमारे यहाँ वायरल इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त लगातार आते हैं। और सभी लोगों को अगर वो सुरक्षित रहें, अपने आप को भीड़ में जाने से बचाएं, साफ सफाई का ध्यान रखें, ताजा भोजन लें, किसी भी भीड़ में जाए तो कम से कम अपना मास्क लगा लें, अगर कहीं किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं तो अपने आप को आइसोलेट कर लें ताकि आपके दोस्तों, घर परिवार किसी और जगह पर वो इन्फेक्शन ना फैलें, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन हवा के जरिए फैलते हैं। और मंकी पॉक्स में ये कहा जाता है कि चूंकि वो जानवर के संपर्क में आने से होते हैं, तो अभी तक तो चूंकि हिंदुस्तान में ये नहीं आया है, तो इसकी संभावना बहुत कम है कि भारत सरकार की सक्षमता और चिकित्सकों की सजगता से हम इसको फैलने देंगे। लेकिन फिर भी सबको सतर्क रहना है कि अगर कोई किसी तरह के संपर्क में आता है और जिस तरह से उसका उपचार बहुत आसान और बहुत संभव है, उसको पैनिक में ना आते हुए, उसका हाइप ना आते हुए, और हम किसी भी नंबरों की अंकगणित की बात ना करें, जैसे कि हमने कोविड में लगातार करना चालू की थी कि आज 100 मरीज मिले, आज 1 मौत हो गई, आज 4 मौत हो गई, आज 10। ये दहशत फैलाने के आंकड़े होते हैं। तो आंकड़ों की नूरा कुश्ती को ना करते हुए अगर हम जनता को सजग जागरूक रखेंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारे देश के सक्षम डॉक्टरों की, चिकित्सकों की भरमार है, वो आपको सब बीमारियों से आपदा से निकाल ले जाएंगे। बिल्कुल, और यही सवाल मेरा आपसे भी है आरकेएस जी। देखिए जिस तरह से कितना क्यूरेबल है, क्योंकि देखिए 2022 में भी ऐसा बोला जा रहा है कि 30 केसेस आए थे भारत में, और कितना क्यूरेबल है, क्योंकि ये बहुत जानना जरूरी है कि हम इसको क्योर कर सकते हैं, लोगों में डर ना हो इस चीज को लेकर। देखिए इसकी कोई ऐसी डायरेक्ट मेडिसिन तो वायरस के अगेंस्ट होती नहीं। इसके जो सिम्टम्स हैं, इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उनको रोकना बहुत आवश्यक है। और फर्टिलिटी सिर्फ इस पर डिपेंड करती है कि अगर निग्लेक्ट करा और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया या इसकी सीवियरिटी बढ़ गई तो इसकी फर्टिलिटी है, अदरवाइज फर्टिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, अगर ठीक से समय पे ध्यान दे लिया जाए तो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, मल्टीपॉक्स को WHO ने इमरजेंसी घोषित कर दिया है, लेकिन जिस तरह से अभी हमारे डॉक्टर्स ने भी आपको बताया कि पूरी तरह से क्यूरेबल है, बस हमें सावधानी बरतनी होगी। और इसी पर हम आपको दे रहे थे पूरी रिपोर्ट, किस तरह से आप इसके लक्षण हैं, किस तरह से आप इससे बच सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स ने भी आपको बताया। तो सावधानी जरूरी है। हालांकि देश में अभी ऐसा कोई केस नहीं आया है, लेकिन अगर हम सावधानी बरतते हैं तो हम इससे बच सकते हैं।